Okay जी, तो I welcome you all to the remaining lecture of the hashing. So हैश टेबल्स जो है ये फिर हैश टेबल क्या चीज़ है? या जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमें एक आइडियल टेबल की ज़रूरत है. So the ideal table data structure is merely an array of some fixed size containing the elements. हैशिंग क्या है? सो हैशिंग consists of an array and a mapping function known as the hash function. हैशिंग में हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक हमारे पास हमें एक एरे की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं हैश टेबल, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं या कीज को हम स्टोर करते हैं, एंड मैपिंग फंक्शन जिसको हम कहते हैं हैश फंक्शन. तो हमें मैपिंग फंक्शन या हैश फंक्शन और हैश टेबल की ज़रूरत होती है. ये दो चीज़ें जो है हैश टेबल हैशिंग के अंदर लाजमी है. Used for performing insertion, deletion, and lookup on average in constant time. On average in constant time. वर्स्ट केस में फिर ये इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो जिस तरह शुरू में हमने बताया वो ऑर्डर एन तक चली जाती है, लिंक तक चली जाती है. अब वो एवरेज केस क्या है और वर्स्ट केस क्या होगा, तो ये एग्जांपल से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. यहाँ पर आइडिया क्या है कि वहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और हैशिंग भी एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है. डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम के वन को कहाँ पे स्टोर करते थे? लोकेशन वन पे जाके स्टोर करते थे. लेकिन हैशिंग के अंदर के वन को हम हैश वैल्यू ऑफ के वन पे जाके स्टोर करते हैं. इस तरह के फोर को हैश वैल्यू ऑफ के फोर पे जाके हम स्टोर करते हैं. इस तरह के फाइव को हैश वैल्यू ऑफ के फाइव पे, के टू को हैश वैल्यू ऑफ के टू पे, के थ्री को हैश वैल्यू ऑफ के थ्री पे जाके हम स्टोर करते हैं. तो दिस इज हाउ हैशिंग वर्क्स. ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो आइडिया है उसका वो इस तरह से है. और यहाँ पर जो टेबल साइज है वो आपकी कीज के बराबर है. अगर आपके पास एम कीज है तो आपके हैश टेबल का साइज भी जो है वो एम है, फ्रॉम 0 टू m-1, मतलब फिक्स साइज का टेबल है. डायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ अगर हम हैशिंग को कंपेयर करें तो एडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज एंड रन्स इन अंडर वन टाइम. वहां पर डायरेक्ट एड्रेसिंग में मेमोरी जो स्टोरेज का मसला था वो काफ़ी ज़्यादा था, वेस्टेज का मसला, मेमोरी वेस्टेज का. यहाँ पर उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया गया है. लेकिन वहाँ पर यह था कि तमाम डिक्शनरी ऑपरेशंस का जो कास्ट था वो ऑर्डर वन था. वो वर्स्ट केस में भी, वो एवरेज केस में भी, वो बेस्ट केस में भी, जो भी हो हर केस में ऑर्डर वन था. लेकिन यहाँ पर जो एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है इन डिक्शनरी ऑपरेशंस का वो ऑर्डर वन है. अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें डायरेक्ट एड्रेसिंग को, तो यहाँ पर कितना स्पेस रिक्वायर्ड है? डायरेक्ट एड्रेसिंग में यूनिवर्स यू ऑफ कीज के बराबर, जो लार्जेस्ट नंबर है आपका उसके बराबर आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए. जबकि हैशिंग में आपके पास जो टेबल साइज है वो फिक्स है, वो नंबर ऑफ कीज के बराबर है. अगर एम नंबर ऑफ कीज है तो आपके हैश टेबल का जो साइज है वो भी एम होगा. स्टोरिंग के, स्टोर इन स्लॉट किसी की को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? किसी की के को हम लोकेशन के पे जाके स्टोर करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग में. लेकिन हैशिंग के अंदर हम के को हैश वैल्यू ऑफ के पे जाके स्टोर करते हैं. ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. अब यह है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग के दौरान कोलिजन भी आ सकती है कि दो कीज का एक हैश वैल्यू भी जनरेट हो सकता है, तो उसको कहते हैं कोलिजन. कोलिजन क्या है? when two or more keys hash to the same slot is called collision. जिस तरह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में K2 और K5 की जो हैश वैल्यूज है वो सेम है, तो दोनों एक ही लोकेशन पे जाके मैप होंगे, तो इसकी कोलिजन आएगी. लेकिन फिर कोलिजन रिजोल्यूशन की टेक्निक्स है जो हम आगे पढ़ते हैं, दैट हाउ टू रिजॉल्व द कोलिजन्स. रिजोल्यूशन, जो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स हैं उसके दो मेथड्स हैं.
एक हम थ्रू चेनिंग करते हैं और दूसरा थ्रू ओपन एड्रेसिंग करते हैं। तो ओपन एड्रेसिंग के अंदर फिर उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को भी हम कंट्रोल करते हैं ओपन एड्रेसिंग के अंदर। तो जिस तरह से लीनियर प्रोबिंग है या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है या डबल हैशिंग है, तो ये ओपन एड्रेसिंग के अंदर फिर आते हैं और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरू में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डायरेक्ट एड्रेसिंग और यहाँ पर ये है ओपन एड्रेसिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर ओपन एड्रेसिंग इज अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों को मिक्स ना करें। चेनिंग के थ्रू हम किस तरह से कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं? तो ये कहते हैं कि पुट ऑल द एलिमेंट्स दैट हैश टू द सेम स्लॉट इन अ लिंक लिस्ट। जितनी भी कीज एक ही लोकेशन पे मैप हो रहे हैं उनका एक लिंक लिस्ट बना ले। वर्स्ट केस फिर क्या हो सकता है कि when all the keys hash to the same slot resulting in a linked list of len n। ठीक है जी, कि आपकी तमाम कीज जो है वो एक ही लोकेशन पे मैप हो गए हैं। तो उस केस में फिर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है हैशिंग की वो लिंक लिस्ट के बराबर हो जाती है। जो शुरू में हमने पढ़ा कि वर्स्ट केस जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन के बराबर है या लिंक लिस्ट के बराबर है, तो वो इस केस में है कि जब आपके तमाम कीज एक ही लोकेशन पे मैप हो जाते हैं तो फिर कॉलिजन आएगी। कॉलिजन रेजोल्यूशन के लिए अगर आप चेनिंग यूज करते हैं तो चेनिंग ये कहता है कि जितनी भी कीज एक लोकेशन पे मैप हो गए हैं तो उनका एक लिंक लिस्ट बना ले, उसका एक लिंक लिस्ट बना ले, और वो तमाम कीज जो एक लोकेशन पे मैप हो गए हैं उनको एक लिंक लिस्ट में रखे। और वर्स्ट केस ये है कि तमाम कीज एक ही लोकेशन पे मैप हो गए हैं, तो आपका फिर जो लिंक लिस्ट होगा वो उसका साइज क्या होगा? वो आपके जितनी कीज हैं, अगर n कीज है तो आपके लिंक लिस्ट का साइज भी n तक चला जाएगा। तो उस केस में फिर आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो वही लिंक लिस्ट के बराबर हो जाएगी जो शुरू में हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस स्टेटमेंट के ऊपर डेवलप हो गई है। बेस्ट और बेस्ट और एवरेज जो टाइम है वो ऑर्डर 1 है। मींस कि ये जो वर्स्ट केस है ये बहुत कम अकर होता है। ये बहुत कम चांसेस है कि आपकी तमाम कीज जो है वो एक ही लोकेशन पे मैप हो गई हैं। इसलिए कहते हैं कि शुरू में जो हमने पढ़ा कि हैशिंग के अंदर जो वर्स्ट केस है वो बहुत रेयरली अकर होता है, और वो इस वजह से कि ये इसकी चांसेस बहुत कम है कि आपकी तमाम कीज एक ही लोकेशन पे मैप हो जाए। इसलिए वर्स्ट केस जो है वो बहुत कम अकर होता है। ठीक है जी। ये कॉलिजन रिजोल्यूशन बाय चेनिंग है। ये दो कीज जो है एक ही लोकेशन पे मैप हो गए हैं तो उसको एक लिंक लिस्ट में रखा। ये 3 कीज एक लोकेशन पे मैप हो गई है तो इनको एक दूसरे लिंक लिस्ट में रखा। और ये 2 कीज यहाँ पर एक ही लोकेशन पे मैप हो गए हैं। तो इस तरह से कॉलिजन आती है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम है कि तमाम कीज एक ही लोकेशन पे मैप हो जाए। ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ चेनिंग पे आते हैं। इसकी हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें डिक्शनरी ऑपरेशंस का कास्ट क्या होगा जब आप हैशिंग के अंदर कोलिजन को चेनिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। एज्यूम यूनिफॉर्म है, सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग। हम एज्यूम करते हैं कि जो हैशिंग है वो यूनिफॉर्म है। मीन्स कि ईच की इन द टेबल इज इक्वली लाइकली टू बी हैश टू एनी स्लॉट। कि कोई भी की किसी भी लोकेशन पे जाके हैश हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तमाम कीज एक ही लोकेशन पे मैप होंगे, नहीं, यूनिफॉर्म हैशिंग है। कोई भी की किसी भी लोकेशन पे जाके मैप हो सकती है। अगर हमारे पास n कीज हैं और m स्लॉट्स है तो फिर लोड फैक्टर होता है, एक टर्म है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या है? इट इज इक्वल टू n बाई m, वेयर n इज द नंबर ऑफ कीज एंड m इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो गोया जो लोड फैक्टर है जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ कीज पर स्लॉट। एवरेज नंबर ऑफ कीज पर स्लॉट,
कि आपके जो नंबर ऑफ कीज पर स्लॉट है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे है। ये देखिए, ये एवरेज नंबर ऑफ कीज पर स्लॉट है, तो इसको कहते हैं लोड फैक्टर, और लोड फैक्टर को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एवरेज कास्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल सर्च फॉर अ की। कि आपके पास यूनिफॉर्म हैशिंग है और एन आपके पास कीज है और एम आपके पास स्लॉट्स हैं, तो आपका और जो लोड फैक्टर है, जो कोलिजन की वजह से कुछ कीज जो है वो एक ही लोकेशन पे मैप हो जाती हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर स्लॉट्स कम है और कीज ज़्यादा है, से 40 हमारे पास कीज हैं और जो स्लॉट्स है वो हमारे पास 10 है, तो लोड फैक्टर आपका क्या होगा? लोड फैक्टर आपका 4 होगा। आपके पर की जो एवरेज नंबर ऑफ कीज हैं पर स्लॉट वो 4 आएंगे, इस जो मैंने एग्जांपल दी इस केस में, तो लोड फैक्टर इस केस में 4 होगा। तो ये फिर क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज कास्ट ऑफ एन अनसक्सेसफुल सर्च फॉर अ की। कि आपका ये यूनिफॉर्म हैशिंग है, आपका लोड फैक्टर जो है वो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसी की को हम सर्च कर रहे हैं लेकिन वो की हमें नहीं मिल रही है, तो आपका जो अनसक्सेसफुल सर्च है उसका टोटल कास्ट क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ से समझाऊं कि से फॉर एग्जांपल हम एक की को सर्च कर रहे हैं, तो की से फॉर एग्जांपल K4 को हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर K1 है और यहाँ पर K4 है, तो यहाँ पर इस स्लॉट पे आने का कास्ट क्या है? ये तो डायरेक्टली ये एरे है चूंकि, तो इसकी एलिमेंट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है, तो यहाँ पर जो आने का कास्ट है वो ऑर्डर 1 है। फिर ये जो कास्ट है ये फिर क्या होगा? तो ये बराबर होगा लोड फैक्टर के बराबर होगा, जितना आपका लोड फैक्टर है। हमारा लोड फैक्टर जो है वो अल्फा है, तो आपका जो टोटल कास्ट होगा, अगर से की नहीं मिलती तो इसके एंड पे हम आएंगे, मींस के इस पूरी इस स्लॉट पे आने के बाद इस पूरी लिंक लिस्ट को, ये जो अल्फा के बराबर है, इसको हम इसके अंदर हम सर्च करेंगे और वो एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? टोटल कास्ट ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर अल्फा, मींस कि आप जिसकी को सर्च कर रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस लिंक लिस्ट के एंड तक आएंगे और इस लिंक लिस्ट का साइज क्या है? वो अल्फा है, तो ऑर्डर 1 प्लस अल्फा। ये अगर क्लास होता तो मैं बारी बारी सबसे पूछता, बहरहाल क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है उसका साइज काफ़ी लार्ज हो जाता है, सो इसका जो आंसर है वो है ऑर्डर 1 प्लस अल्फा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज कास्ट ऑफ अ सक्सेसफुल सर्च। कि एवरेज कास्ट ऑफ सक्सेसफुल सर्च की वो की हमें मिल रही है, ठीक है, सक्सेसफुल सर्च मींस वो हमें की मिल रही है, तो फिर आपका और एवरेज कास्ट मींस कि इस लिंक लिस्ट के बीच में कहीं आपको वो की मिल रही है, एवरेज कास्ट का मतलब ये है। तो यहाँ पर आने का कास्ट क्या है? वो ऑर्डर 1 है अगेन, और फिर एवरेज कास्ट है, तो मींस कि इस लिंक लिस्ट के बीच में कहीं पर मिल रही है, सो इस लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है? वो चूंकि अल्फा के बराबर है, तो अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर इस केस में आपका जो सक्सेसफुल सर्च होगा उसका जो कास्ट होगा वो ऑर्डर 1 प्लस अल्फा बाई 2, लेकिन चूंकि ये, या इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू अल्फा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इस कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम ड्रॉप करते हैं, तो अगेन आपका आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस केस में भी वो भी ऑर्डर 1 प्लस अल्फा है। दिस मीन्स कि सक्सेसफुल सर्च हो या अनसक्सेसफुल सर्च हो, आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 प्लस अल्फा के बराबर है। सो द कास्ट ऑफ सर्चिंग इज ऑर्डर 1 प्लस अल्फा। फिर एक और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ द नंबर ऑफ कीज n इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द टेबल व्हाट इज अल्फा। मींस कि जब आपके नंबर ऑफ कीज और नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर हो तो अल्फा क्या होगा? आपका n और आपका m बराबर होगा। अगर n 10 है और m भी 10 है तो 10 बाई 10, ठीक है जी। तो दिस मीन्स के फिर आपका जो लोड फैक्टर होगा वो 1 होगा। समझ आ रही है मेरी बातों की? तो फिर इस केस में आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी
अल्फा विल बी रिप्लेस्ड बाय 1. सो ऑर्डर 1 प्लस ऑर्डर 1 मीन्स ऑर्डर 1. मतलब आपका जो एवरेज केस सर्चिंग है या आपका वर्स्ट केस सर्चिंग है, लेकिन अगर आपकी यूनिफॉर्म हैशिंग है तो इस केस में आपका जो टोटल कास्ट है वो वो ऑर्डर 1 के बराबर होगा. तो आई होप कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है. So in other words, we can make the expected cost of searching constant if we make alpha constant. अगर अल्फा आपका कांस्टेंट है तो आपका जो सर्चिंग का कास्ट है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा. और चूंकि ये कांस्टेंट ही होता है, अगर आपकी यूनिफॉर्म हैशिंग हो तो ये कांस्टेंट ही रहेगा. जो वर्स्ट केस है जिसमें तमाम चीज़ें एक लोकेशन पे मैप हो जाए वो अदर केस है. तो जब यूनिफॉर्म हैशिंग हो तो फिर आपका अल्फा कांस्टेंट ही रहेगा, वो 1 हो या 4 हो, दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं. फिर हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ मूव करते हैं कि नेचर ऑफ कीज, फिर हैश फंक्शंस क्या है. अभी तक हमने जनरली तो हैशिंग हमने पढ़ा, लेकिन जो हैशिंग के लिए फंक्शन यूज होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं. उसका एक है डिवीजन मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड है. ये दोनों हैशिंग मेथड्स हैं. और फिर हम मूव करेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन थ्रू ओपन एड्रेसिंग, जिसके अंदर लीनियर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होगी और डबल हैशिंग होगी. हमने एक कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक तो हमने डिस्कस की जिसको चैनिंग कहते हैं, लेकिन आगे जो दूसरा टेक्निक है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ओपन एड्रेसिंग, विच इज़ आल्सो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक. नेचर ऑफ कीज, आपकी कीज कैसे होते हैं. मोस्टली तो हमारे पास जो है वो कीज न्यूमेरिकल होते हैं, 0 1 2 अप टू एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. लेकिन अगर न्यूमेरिकल ना हो, जिस तरह से हमने पाइथन के लेक्चर में डिक्शनरी के अंदर पढ़ा था, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके इंटीजर्स हों, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं. तो फिर क्या करेंगे. सो इफ द कीज आर नॉट n, ways to be found to interpret them as n, as integers. A character key can be interpreted as an integer expressed in suitable radix notation. और फिर उसके लिए हम radix notation जो है वो साथ में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी की, आपका आइडेंटिफायर जो है वो इंटीजर्स नहीं है, वो स्ट्रिंग्स हैं, जिस तरह से पीटी है, तो फिर इसको हम न्यूमेरिकल या इंटीजर्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं. एक तरीका तो ये है कि हम इसकी आस्की कैरेक्टर्स को यूज कर लें. तो पी का जो आस्की कैरेक्टर है वो 112 है और टी का जो आस्की कैरेक्टर है वो 116 है. एस पी इज इक्वल टू 112 एंड टी इज इक्वल टू 116. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि फिर ये दोनों ऐड होंगे तो ये आपका हो जाएगा 228. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपके पास टीपी आ जाता है, टीपी, तो टीपी का भी सेम जो है वो नंबर होगा, 228 उसका भी आएगा. फिर 116 यहाँ पे होगा और 112 बाद में होगा. बहरहाल उसको जब ऐड करेंगे तो वो सेम कीज आएंगे. तो जितने आपकी कीज सेम होंगे उतने आपकी कोलिजन ज्यादा आएंगे. तो ये प्रॉब्लम है इसमें. So using a product or addition of ASCII codes is indifferent to the order of the characters. ठीक है. अगर आपके पास जो है ASCII codes को अगर आप ऐड करते हैं या उसको इवन मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उसका सेम नंबर आएगा. जितने सेम नंबर्स होंगे उतने आपकी कोलिजन ज्यादा होंगे. फिर ये कहते हैं कि रेडिक्स नोटेशन यूज कर लें. रेडिक्स नोटेशन 128 रेडिक्स नोटेशन वो ये है कि आप पहले नंबर को 128 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड कर ले. अब पीटी और टीपी के जो कीज होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि टीपी की केस में 116 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 128 एंड देन 112 विल बी एडेड. तो इस तरह जो की आएगी वो डिफरेंट आएगी. तो जितने डिफरेंट कीज होंगे उतनी कोलिजन्स कम होंगे. What is a hash function finally? So a hash function is a mapping between a set of input keys, ये जो input keys है, and a set of integers जिसको कहते हैं hash values. ठीक है जी. आप keys को as input देते हैं hash function को और वो आपके लिए hash values generate करता है. वो hash functions क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं. पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड हैश फंक्शन. तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं.
गुड हैश फंक्शन की, वो ये है कि द हैश वैल्यू इज फुली डिटरमिन्ड बाय द डेटा बीइंग हैश्ड, कि आपकी जो हैश वैल्यू होती है, अगर से फॉर एग्जांपल आप एक पैराग्राफ को हैश करते हैं, तो उस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, वो तमाम कैरेक्टर्स जो है हर एक कैरेक्टर के लिए एक हैश वैल्यू जनरेट होगी, और वो पूरे कैरेक्टर्स को, पूरे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेगा। रूल 2 क्या है कि द हैश फंक्शन यूजेस ऑल द इनपुट डाटा। ये है कि पूरा का पूरा डाटा यूज़ करेगा, ये नहीं है कि कुछ कैरेक्टर्स को ले ले, कुछ स्ट्रिंग्स को ले ले और कुछ को इग्नोर कर ले। रूल 3 क्या है? द हैश फंक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द डाटा अक्रॉस द एंटायर सेट ऑफ पॉसिबल हैश वैल्यूज। फिर आपका जो गुड हैश फंक्शन है वो कीज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ताकि कोलिजन्स कम से कम हो। रूल 4 क्या है? द हैश फंक्शन जनरेट्स वेरी डिफरेंट हैश वैल्यूज फॉर सिमिलर स्ट्रिंग्स। अगर सिमिलर स्ट्रिंग्स है तो गुड हैश फंक्शन उसके लिए डिफरेंट हैश वैल्यूज जनरेट करेगा, जिस तरह पीटी है या टीटी है। ये एक सिंपल हैश फंक्शन है। यहाँ पर इसको हम एक स्ट्रिंग्स हम इसको हम पास कर रहे हैं, और साथ साथ में हैश टेबल का साइज पास कर रहे हैं। फिर सम एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक सिंपल लूप है टू सम अप ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो ये पूरे जितने भी एक पैराग्राफ अगर इसको आप पास कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग जो है वो रीड करेगा, और हर एक जो वर्ड है, जिस तरह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पहले द लेगा, द के तमाम कैरेक्टर्स रीड करेगा, और द के लिए एक हैश वैल्यू जनरेट करेगा। फिर प्राइम के लिए एक नंबर जनरेट करेगा, मिनिस्टर के लिए एक नंबर जनरेट करेगा, और इस तरह हर वर्ड के तमाम अल्फ़ाबेट्स को या हर स्ट्रिंग के तमाम अल्फ़ाबेट्स को ये कंसिडर करेगा। और इस तरह अगर एक पैराग्राफ है तो पूरा का पूरा पैराग्राफ के एंड तक ये जाएगा। तो इसकी अगर हम एनालिसिस करें इस हैश फंक्शन की, तो इसमें यह है कि रूल 1 सेटिस्फाइज, और ये हमेशा सेटिस्फाई होगा कि द हैश वैल्यू इज फुली डिटरमिन्ड बाय द डेटा बीइंग हैश्ड। द हैश वैल्यू इज जस्ट द सम ऑफ ऑल इनपुट कैरेक्टर्स। और रूल 2 क्या है कि एवरी कैरेक्टर इज सम्ड, कि एक वर्ड जो है, जिस तरह है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के तमाम कैरेक्टर्स को ये सम करेगा, PAKISTAN, इनके तमाम जो आस्की कैरेक्टर्स है उसको सम करेगा। और फिर जो पैराग्राफ आप पास कर रहे हैं रूल 1, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ के एंड तक ये जाएगा। तो रूल 1 और 2 तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। रूल 3 क्या है कि ये हमें पता नहीं चला कि ये कीज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा। So rule 3 breaks from looking at it. It is not obvious that it does not uniformly distribute the strings. But if you were to analyze this function for large input strings, you will see certain statistical properties which are bad for the hash function. तो यहाँ से ये पता नहीं चलेगा कि ये यूनिफॉर्मली कीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है जो आपके हैशिंग फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ते हैं। रूल 4 है, ये भी ब्रेक हो जाता है कि अगर आपके पास कैट है, कैट को आपने हैश करना है, तो इसकी जो आस्की वैल्यूज होगी ये इट विल बी सेम एज एक्ट, क्योंकि ये सिमिलर स्ट्रिंग्स हैं। तो इसकी आस्की कैरेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो इसके लिए सेम जो हैश वैल्यूज होंगे इसके सेम आएंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कोई रेडिक्स नोटेशन यूज नहीं हुई है। तो इसलिए ये जो हैश फंक्शन है ये सिमिलर स्ट्रिंग्स के लिए जो है सिमिलर स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंट हैश वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता। तो रूल 4 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट है मेथड्स टू क्रिएट हैश फंक्शंस। पहला डिवीजन मेथड है और नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड है। डिवीजन मेथड के 2 स्टेप्स है। देखिए, द की मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंटीजर, और
2 नंबर पे क्या है कि द वैल्यू मस्ट बी टेलीस्कोप्ड इनटू द रेंज फ्रॉम 0 to m-1 विच इज द साइज ऑफ द हैश टेबल। ये आपका जो है डिवीजन मेथड है। एच ऑफ के इज इक्वल टू के मॉड एम, वेयर के इज की और मॉड एम, एम जो है मॉड क्या है, मॉड्यूलर डिवीजन है, और एम आपके हैश टेबल का साइज है। अगर फॉर एग्जांपल आपके हैश टेबल का साइज जो है वो 12 है और की 100 है, तो इसमें वैल्यू स्पॉट कर लिए 100 मॉड 12 आएगा। ठीक है, 100 मॉड 12, इसका जो आंसर है वो 4 है। 12 एट्स आर 96, और मॉड आपका क्या शो करता है, रिमाइंडर शो करता है। तो 12 एट्स आर 96, 100 माई 96, तो 4 आपका रिमाइंडर आता है। तो मॉडुलर डिवीजन आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये जो की है 100, ये लोकेशन 4 पे जाके मैप होगी। एडवांटेज क्या है इस मेथड का? तो एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल, बहुत आसान मेथड है। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वैल्यू ऑफ m, आपका हैश टेबल का साइज क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और ये वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसका अभी रूल 3 के अंदर जिक्र हुआ कि कुछ स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके हैशिंग में रिस्ट्रिक्शन है ऑन द साइज ऑफ द हैश टेबल। तो ये कहते हैं कि m क्या है, m इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, सो m शुड नॉट बी इन द पावर ऑफ 2। ठीक है, पावर ऑफ 2 में नहीं होना चाहिए, मींस पावर ऑफ 2 में 2 टू पावर 8 नहीं होना चाहिए, 2 टू पावर 4 16 नहीं होना चाहिए आपकी हैश टेबल का साइज। अगर ये आपके पावर ऑफ 2 में हो आपके हैश टेबल का साइज, तो फिर एफ एम इज इक्वल टू एन 2 टू पावर पी। अगर आपका हैश टेबल का साइज 2 टू पावर पी के बराबर हो, देन द हैश वैल्यू ऑफ द कीज इज जस्ट द पी लोवेस्ट ऑर्डर बिट्स ऑफ के। आपकी जो हैशिंग फंक्शन जो हैश वैल्यूज जनरेट करेगा वो लोवेस्ट ऑर्डर बिट्स ऑफ द की के बराबर होगा। किस तरह से, यहां से देख ले, ये आपके पास कीज हैं, ये इन कीज का बाइनरी है। 8 का बाइनरी 100 है, 7 का बाइनरी जो है वो 111 है, और 12 का बाइनरी जो है 1122 है, एंड सो ऑन। इस तरह ये तमाम कीज की बाइनरी को शो करता है। अगर आपका जो हैश टेबल साइज है उसको हमने 8 रखा जानबूझकर, विच इज इक्वल टू 2 टू पावर 3, मतलब 2 टू पावर में हमने रखा, 2 टू पावर 3 इक्वल टू 8। तो अब ये देख ले कि ये फिर ये कहता है कि अगर आपका हैश फंक्शन का हैश टेबल का साइज 2 टू पावर 3 में हो, तो फिर आपकी जो हैश वैल्यूज जनरेट होंगे वो आपके इस की के लेवेस्ट डिजिट्स के बराबर होंगे। ठीक है जी, लोवेस्ट ऑर्डर्स के बराबर होंगे। किस तरह से, ये 8 है तो इसकी हैश वैल्यू इसके लेवेस्ट 3 ऑर्डर 3 बिट्स के बराबर है। ठीक है जी, इस तरह 7 है, 7 जो है कहाँ पे मैप होगा, क्योंकि ये हैश टेबल की साइज से कम है तो ये डायरेक्ट जाके लोकेशन 7 पे जाके मैप होगा, और इसका बाइनरी क्या है 111। इस तरह से 12 कहाँ पे मैप होगा, तो 12 जो है ये 12 मॉड 8, 12 मॉड 8 रिमाइंडर 4 आएगा, तो ये 4 पे जाके मैप होगा। अब इसका जो ये किस चीज़ के बराबर है, ये 4 100 के बराबर है, मतलब आपकी की के लेवेस्ट 3 बिट्स के बराबर है ये 4। इस तरह से 34 है, 34 कहाँ पे जाके मैप होगा, 8 4 34, 8 4 32, तो आपका 2 रिमाइंडर में आएगा। ठीक है जी, तो 34 लोकेशन 2 पे जाके मैप होगा। अब 2 किस चीज़ के बराबर है, ये 10 के बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है, इन तमाम कीज़ को अगर आप देख ले तो ये जो आपके हैश वैल्यूज़ हैं ये सारे, ये इन कीज़ के हैश वैल्यूज़ हैं। अगर इन हैश वैल्यूज़ को आप लोग देख ले तो ये आपके जो लोवेस्ट 3 बाइनरी डिजिट्स हैं इनके बराबर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये हैश वैल्यूज आपके की के लेवेस्ट 3 बिट्स के बराबर हो,
तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी 3 बिट्स में वेरिएशन बहुत कम होगी, वेरिएशन बहुत कम होगी और डुप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। डुप्लीकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने कोलिजन ज़्यादा होंगे। समझ आ रही है मेरी बातों की? तो इसलिए ये कहते हैं कि आपके हैश टेबल का जो साइज़ है वो 2 टू पावर p में नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 टू पावर p में हो तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपकी कीज जो है, आपकी जो हैश वैल्यूज हैं, वो कीज के लोवेस्ट 3 ऑर्डर बिट्स के बराबर होंगे, जिसमें वेरिएशन बहुत कम होगी और कोलिजन बहुत ज़्यादा होगी। तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए आपका जो हैश टेबल का साइज है वो पावर ऑफ 2 में नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ है। आगे मूव करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कोलिजन काफ़ी ज़्यादा आएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यू ऑफ m, अगेन कहते हैं कि अनलेस इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कीज मेक्स ऑल लोअर ऑर्डर p बिट पैटर्न्स इक्वली लाइकली। ये कहते हैं कि आपका हैश टेबल का साइज जो है वो तमाम बिट्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। लोवेस्ट, सिर्फ लोवेस्ट बिट्स पे नहीं बराबर होना, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तमाम बिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। सो इट इज बेटर टू मेक द हैश फंक्शन डिपेंडेंट ऑन ऑल द बिट्स ऑफ द की, ताकि वेरिएशंस उसमें ज़्यादा हो, तो ताकि और डुप्लीकेशन कम हो। So power of 10 should also be avoided if the application deals with decimal numbers as keys. Good value of m are primes not close to the exact power of 2 or 10. ये कहते हैं कि आपका जो हैश टेबल का साइज है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्राइम नंबर जो पावर ऑफ 2 के करीब ना हो। जिस तरह से अगर आपका पावर ऑफ 2 टू पावर 3, ठीक है, तो 8 आएगा, और नेक्स्ट 2 टू पावर 4 जो है वो 16 आएगा। तो अब 8 और 16 के बीच में एक ऐसा प्राइम नंबर जो न 16 के करीब हो और न 8 के करीब हो। आपका एक प्राइम नंबर जो है वो 11 आ सकता है और एक 13 आ सकता है। तो मेरे ख्याल में 13 जो है वो न 8 के ज़्यादा करीब है और न 16 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 11 जो है वो 8 के ज़्यादा करीब है। तो इस तरह से प्राइम नंबर होना चाहिए जो 2 टू पावर जो जो पावर ऑफ 2 से ज़्यादा करीब ना हो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है, उसका फार्मूला ये है कि द हैश वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू the floor value of this product, m into ka minus the floor value of ka, where k is the key, m is the size of the hash table and a is a constant. और एक कौन सा कांस्टेंट है कि the value a should not be close to 0 and 1. ये एनी कांस्टेंट है जो के करीब हो और न 1 के करीब हो। ये एक साइंटिस्ट है जिसने अपने स्टडी से ये डिराइव किया है कि जो ए की वैल्यू है वो 0.618033 हो तो इसमें कोलिजन कम आएगी। तो अगर इसको आप देख लें कि एफ के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड एम इज इक्वल टू 10,000 और ए की वैल्यू ये हो, तो इसको आप सिंपली यहाँ पर प्लग इन कर ले 1000 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू ए माइनस दिस। फिर इसकी जो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इसकी फ्लोर वैल्यू है, तो फ्लोर वैल्यू से ये आपके डेसिमल नंबर्स चले जाएंगे और यहाँ पर डेसिमल नंबर्स जो है वो जो फ्रैक्शन जो पोर्शन है वो रहेगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ फ्रैक्शन वाला पार्ट रह जाएगा 0.0041151। इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले तो आपकी ये जो की है वो लोकेशन 41 पे जाके मैप होगी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर ये एक असाइनमेंट है कि असाइनमेंट ये है कि आप जो है दो हैश टेबल साइजेस ले ले, एक 4 और एक 15 ले ले, ठीक है। और फिर कीज कहाँ से ले ले? कंटेंट्स फर्स्ट न्यूज़ आइटम www.dan.com। जिस दिन आप ये असाइनमेंट करते हैं उस दिन के डॉन का जो फर्स्ट पैराग्राफ हो उसको ले ले और मैपिंग फंक्शन जो है वो एक के मॉड एम ले ले
और एक जो है जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा, जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और फिर क्या करें, इन कीज को मैप कर ले, जो कीज आपने यहां से ले लिए इन कीज को मैप कर ले। पहले ये वाले मेथड से इन हैश टेबल साइजेस पे मैप कर ले, 4 और 15 पे मैप कर ले। ठीक है, पहले हैश टेबल साइजेस ये कीज जो है ले ले, हैश टेबल साइज ये रखे और ये हैश फंक्शन यूज कर ले। फिर इस मेथड को फिर से रिपीट कर ले फॉर हैश टेबल साइज ऑफ 15। फिर इसको दोबारा, आपके पास यही पैराग्राफ है और हैश टेबल साइजेस यही रहेंगे, लेकिन जो मैपिंग फंक्शन है वो चेंज कर ले, जो लास्ट स्लाइड पे है वो यूज कर ले, मल्टीप्लिकेशन वाला। फिर प्लॉट द हिस्टोग्राम रिजल्ट्स यूजिंग एक्सेल, कंट्रास्ट एंड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एम। और नेक्स्ट क्लास में इसका सबमिशन कर लें। ठीक है, टेबल साइजेस के ऊपर जो है इसको आप कंपेयर कर लें कि अगर हैश टेबल साइज जो है वो 4 हो तो यूजिंग डिवीजन मेथड कौन कौन सी कीज कहाँ पे मैप होंगे। ठीक है, और यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर हैश टेबल साइज 4 कौन कौन सी कीज कहाँ पे मैप होंगे। फिर हैश फंक्शन 15 कर ले, हैश टेबल का साइज 15 कर ले, और 15 के लिए आप देख ले कि यूजिंग केम और एम 15 और हैश टेबल साइज 15 कौन कौन सी कीज कहाँ पे मैप हो रहे हैं। और फिर यूजिंग द अदर हैश फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन वाला है हैश टेबल साइज 15 के लिए, उसको फिर से रिपीट कर ले और शो कर ले कि कौन कौन सी कीज जो है वो कहाँ कहाँ पे जाके मैप हो रहे हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है। हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग, शुड आई कंटिन्यू? मेरे ख्याल में काफी है सर। काफी है सर आज के लिए काफी है सर। सर। यहाँ स्टॉप कर लूँ मैं? जी सर, स्टॉप कर ले सर। जी सर, स्टॉप कर ले। ठीक है, चले मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और नेक्स्ट जो है ये हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग हम डिस्कस करेंगे कि ओपन एड्रेसिंग के थ्रू हम किस तरह से कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग एडवांस में ये लेक्चर, ये स्लाइड्स पढ़ ले ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। पिछला लेक्चर भी पढ़ ले, नेक्स्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ ले। और साथ में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास से पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर लेंगे, और फिर क्लास के अंदर जो है वो हम असाइनमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, और जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ और